हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में देख लिया था और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है जी। और थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया था हमने डिफरेंशिएशन का, कि कोई भी आपको फंक्शन जब दिया जाता है तो वो डेरिवेबल कब होता है, वो हमने उसका मीनिंग सीखा था। क्योंकि हमारे पास यहाँ दो तरह के हम फंक्शंस डील करते हैं। एक तो फंक्शन होता है सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर, जहां मैंने आपको बताया था कि जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और एक हम करेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पे हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काम करने वाले हैं, फंक्शन इन टू वेरिएबल। तो ये इसको हम z से नाम नोटेट कर लेंगे। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल z जो है वो आगे आपका एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा टोटल डेरिवेटिव का, और यहां पे कंसेप्ट आता है पार्शियल डेरिवेटिव का। दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, एक साथ ही आपका कंप्लीट होएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल डेरिवेटिव की, कि टोटल डेरिवेटिव का एक्चुअल में जो मीनिंग है थोड़ा सा वो अगर हमें पता चल जाए तो, क्योंकि इसको यूज करते हैं हम आगे, जैसे आगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स भी है तो वहां पे हमें स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो जो डेरिवेटिव है वो आपका स्लोप बताता होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन, कि लाइन का स्लोप क्या होता है। तो हमने वहां स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब बनाई थी, तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन ने यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और मेजरमेंट जो की जाएगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज की जाएगी, तो ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोप ऑफ लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या होगा। तो वो जो स्लोप है वो आपका आ जाता है टेंजेंट थीटा, जहां पे थीटा क्या था आपका स्लोप, तो यही होगा एंगल। तो अगर आपको टेंजेंट थीटा के बारे में पता चल जाए तो आप उसको स्लोप बोल दोगे, कि उसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से जो कितना हटा हुआ है वो आपको वैल्यू आपको यहां से पता चल जाती है। तो ये जो थीटा है वो आपका एंगल है जो वो स्ट्रेट लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, वेयर थीटा इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ये आता है स्लोप। तो अब हमें यहां जब डेरिवेटिव दिया जाएगा, तो सॉरी फंक्शन दिया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से ये स्लोप ट्राई करते हैं किस तरह से निकलता है, क्या रिलेशन होता है। तो मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपका कोई कर्व दिया जाएगा आपको, और यहां पे आपने दो नजदीक नजदीक पॉइंट लिए P टू Q, ठीक है। अब P से Q पे गए तो मैंने आपको वहां से बताया था कि जब हम x के अंदर चेंज करते हैं तो आपका y चेंज होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इस P से Q पॉइंट में जाने के लिए आपने क्या किया होगा, x के अंदर चेंज किया होगा, ये वाला। क्योंकि जब आप इसको डायग्रामेटिकली शो करोगे तो यहां पे ये नीचे जाके आपका क्या आएगा, x1 आएगा कहीं, और जब यहां मूव कर जाओगे ये पैरेलल जाके इसके ऊपर जाओगे ऐसे, तो यहां जो x2 y2 जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट नीचे क्या आता है x2। यानी कि जब आप P से Q के ऊपर कर्व के ऊपर चले हो तो वो किस वजह से चल पा रहे हो, आपने डोमेन के अंदर x1 से x2 के अंदर जो चेंज किया, इसी वजह से आपका कर्व के ऊपर जाने के लिए ये चेंज आ गया इतना सॉरी, ये x1 से x2 में हमने जो चेंज किया उस वजह से कर्व में पहले पॉइंट यहां था, फिर वो यहां पहुंच गया। यानी कि इसमें देखा जाए तो y1 यहां आपका y1 था, तो आपका कर्व जो है वो यहां आ चुका है कर्व के ऊपर पॉइंट, तो ये क्या हो गया y2। तो ये जो चेंज है वो आपका क्या है y में है, और ये चेंज किस में, x में। तो जब आपने x में चेंज किया y में चेंज आया, यही मैंने आपको बताया था कि यहां डेल y अपॉन डेल x जो ये रेशियो होता है इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंट चेंज। क्यों, क्योंकि इसको हमने यहां से निकालना होता है। अब देखो अगर ये P और Q नजदीक है, ये जो मैंने कर्व के ऊपर पॉइंट लिए यहां, इसको स्मॉल इंस्टेंट चेंज क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। कि जब आप इसको P x टेंड टू Q करोगे, P और Q को नजदीक लोगे,
तो यहां पे देखोगे ये जो चेंज है, ये चेंज क्यू को इधर लेके आओगे तो ये इधर आता रहेगा, यानी कि पी और क्यू नजदीक आ जाएंगे अगर आप x1 से x2 के बीच में जो ये गैप है ये कम कर दोगे। मींस जितना इसको कम करोगे पॉइंट उतना इधर आता रहेगा। तो यानी कि यहां पे जब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट का कंसेप्ट आता है कि ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है, इसमें जो चेंज है वो आप वो ज्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज कर रहे हो, एक्स टेंड टू जीरो। तो ये जो रेशियो है इंस्टेंट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाता है। डायरेक्टली नहीं बनता ये। अब ये क्यों नहीं बनता, अब देखते हैं। जब ये पी और क्यू नजदीक होंगे तो ये जो आर्क नजर आ रही है आपको, ये जो कर्व ऐसे, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। अब ये पी और क्यू नजदीक हो जाएंगे तो मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं पी पॉइंट के ऊपर। यहां से पी पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट के ऊपर कर्व को टच करती हुई एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने पी पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ कर्व बना लिया। अब बात आती है थीटा की, ये एंगल पीछे कहीं ना कहीं जाके एंगल थीटा रहा होगा। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन इसको कट करके जा रही है, ये लाइन। तो ये आ गया ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और जो यहां अंदर एंगल बन रहा है, छोटी सी ट्रायंगल की मैं बाहर निकाल देता हूं, ये और ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पीछे जाएगी, यहां एंगल जो बन रहा है इधर, इसको आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो ऐसा दिखेगा। ये एंगल जो थीटा है वो मैंने बाय कोरस्पोंडिंग एंगल से निकाल लिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन में कंसेप्ट होता है, ये दोनों बराबर होंगे। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर बात की जाए तो यहां से ये देखा, ये तो एक्स के अंदर चेंज है तो इसको डेल एक्स मान लेता हूं, ये डेल वाई मान लेता हूं। अब आप ऑब्वियस सी बात है, आप ये बताओ कि अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल देखना चाहता हूं, तो ये 90 डिग्री है। ये जो है पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन की तरह लाइन सेगमेंट होना चाहिए। वो कब हो सकता है, जब पी और क्यू नजदीक हो। क्योंकि अगर पी और क्यू को हमने यहां और यहां ले लिया तो बीच में बेंडिंग आ गई, तो यहां आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं देख पाओगे। वहां से आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स को अब यहां से ये आपका डेल एक्स है, ये डेल वाई है। अब पी और क्यू नजदीक है, मींस आपका डेल एक्स टेंड टू जीरो है, तब ये आपको एक लाइन सेगमेंट की तरह नजर आएगा। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से नोटेट करते हैं, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ये आपका एंगल के सामने जो वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे है ये क्या, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट जो यहां पे एंगल बन रहा होगा, टेंजेंट जो यहां पे एंगल बन रहा होगा। मींस जिस पी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, उस पी पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट में जाके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको आप टेंजेंट थीटा में डाल देते हो, तो वो स्लोप होता है। यानी स्लोप टेंजेंट थीटा है। उसको निकाला कैसे, डेरिवेटिव करके डी वाई अपॉन डी एक्स एट दैट पॉइंट। तो यहां से एम बोल सकते हो स्लोप। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर यूज करने वाले हैं। डायरेक्टली क्या पता डेरिवेटिव का कोई कंसेप्ट ही ना आए। यहां हमसे टेंजेंट और नॉर्मल्स की बात की जाएगी तो वहां में स्लोप की जरूरत पड़ती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो आपने ये ध्यान रखना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, ठीक है। देन 8 पॉइंट, अब देखो यहां कर्व है तो 2D के अंदर आ गया, तो ये जो P पॉइंट दिखेगा आपको, ये तो x1 y1 पेयर में दिखेगा। तो आप कहोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एन कर्व एंड एट पॉइंट x1 y1 आपको चेक करना स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ये आप नोट कर सकते हो कि अगर आपको कर्व दिया जाए और किसी पॉइंट के ऊपर आप स्लोप निकालना चाहते हो टेंजेंट का, मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट जाके एंगल कितना क्रिएट करेगा, वहां से टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करके, जो भी आएगा उसके में अंदर
x1 y1 पुट कर दोगे, ये आपका m होता है, स्लोप होता है। इस एप्लीकेशन का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, कैसे हम उसको आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। ये तो यूज कर लेंगे। अब हमें ये dy/dx है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, वो काम यहां भी करेंगे यहां भी करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या होता है, जब एक के विद रिस्पेक्ट चेंज देखते हो, जब आपका फंक्शन जो है एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, तो चेंज देखने के लिए हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो यहां प्रॉपर्टी लगती होती है, वो सारा काम आप कर देते हैं। तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो अब ये है कि मान लो, ये तो समझ में आता है, dy/dx आपको y दिया, निकाल लोगे। अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो दो फंक्शंस का, जहां पे y1 प्लस y2, जहां y1 और y2 दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मींस आपका दोनों का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, ये ध्यान रखना। तो आप कहते हैं अलग अलग कर सकते हो, y1 का अलग कर दो, y2 का अलग डेरिवेटिव कर सकते हो। आप यहाँ f1 f2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर आपने डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का, यानी कि ए वाई का, और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dy/dx हो जाता है, ठीक है। थर्ड, यहां तो दो फंक्शन जो थे y1 और y2 फंक्शन ऑफ x थे, वो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहे थे, तो आप डायरेक्टली अलग अलग कर सकते हो। यहां कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये है कि मान लो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए, y1 इंटू y2। अब मैं y1 और y2 कांस्टेंट नहीं मान रहा, और ना ही y1 y2 का मतलब आके हम पुट भी कर देते हैं, तो यहां आप f1 f2 रख लो, ये ठीक रहेगा। f1x इंटू f2x मीन्स दो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में आ गए, क्योंकि आगे कई बार ये y1 और y2 है, ये नोटेशंस बन जाती है डेरिवेटिव की, एक बार डेरिवेटिव दो बार डेरिवेटिव, तो वो मत समझ लेना यहाँ कि मैंने y1 और y2 डेरिवेटिव लिए हैं, वो क्या है, जस्ट नोटेशन है, ठीक है। तो दो फंक्शन एफ एक्स के हो और दोनों दोनों प्रोडक्ट में हो, तो यहाँ पे चेन रूल लगता है, तो वो क्या करोगे, एक बार आप पहले को एज इट इज रख लो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। फिर प्लस दूसरा जिसका डेरिवेटिव किया था उसको रख लेना एज इट इज, और जिसको एज इट इज रखा था उसका आपने डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका प्रोडक्ट में आता है कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में आ जाए तो हम कैसे डेरिवेटिव करते होते हैं। फोर्थ है कोशेंट। इसमें क्या है कि दो फंक्शंस जो है आपके प्रोडक्ट में आ जाए, और यहां क्या है, डिवीजन में आ जाए, एक ऊपर एक नीचे, कोशेंट फॉर्म बन जाएगा। यहां पे क्या होता है कि नीचे वाला जो भी फंक्शन है f2, उसका आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, और f2x जिसका सॉरी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया है उसको एज इट इज, और जो ऊपर पड़ा है f1 न्यूमरेटर में, उसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहां आ जाता है माइनस, और जिसका डेरिवेटिव किया था वो एज इट इज आएगा, और जिसको एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड कि जो यूज होने ही होने वाले हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो बीच में कहीं पे यूज होगा, तो डायरेक्टली वहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट हो रही थी, यहाँ डिवीजन हो रही थी, यहाँ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन के साथ, तो बाहर आ जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर सारा काम आपका चलेगा, ठीक है जी। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बाद कंपोजिशन के अंदर कई बार क्या दिया जाएगा कि एफ ऑफ जी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि एफ ऑफ जी जो है इसके अंदर पहले जी के पास जाता है, ठीक है। अब देखो अगर इस फंक्शन में आप काम कर रहे हो तो जो एक्स है वो सबसे पहले किस में जा रहा है, जी के अंदर,
यानी कि अब मैं आपसे ये पूछूं कि डेरिवेटिव बताओ एफ ऑफ जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कैसे निकालोगे? अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, यहां से एक्स के अंदर चेंज करोगे, एफ ऑफ जी के अंदर चेंज आएगा, वो कैसे डेवलप करोगे? देखो एक्स चेंज आएगा जो भी, उसने सबसे पहले चेंज देना जी में, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक्स पहले जी के पास जाएगा, फिर आप इसको ऐसे लिखते हो कि एफ के अंदर जो वैल्यू डलेगी वो जी ऑफ एक्स, जी के अंदर जाने के बाद होगी। तो यहां पे एक्चुअल में जो एक्स ने जो चेंज किया डायरेक्टली, वो जी के अंदर चेंज कर रहा है, और जी के अंदर जो चेंज आएगा उसके अंदर आपका एफ चेंज होगा। तो मींस अगर आप इसका चेंज देखना चाहते हो, मींस आप एफ ऑफ जी एक्स में चेंज देखना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहोगे एफ के अंदर जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू जी आएगा। तो देखो एफ जो है वो जी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जी जो है वो आगे एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके अंदर डेरिवेटिव क्या बनेगा कि जो एफ है उसके अंदर तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ही आएगा, इनटू जी के अंदर जो है वो आपका एक्स आ रहा है, क्योंकि यहां पे हम बात करें टोटल डेरिवेटिव की, एक फंक्शन। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन वाला, कि जब आपको कंपोजिशन के अंदर फंक्शन दिए जाए तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, उनके बिना काम नहीं चलता, तो वो आपको प्रॉपरली ध्यान में होना चाहिए। अगर आप याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उनको रिवाइज करके रखो, डायरेक्टली यूज होते हैं बीच में। ठीक है जी। तो मेन जो फॉर्मूले हैं आपके, जो याद रखने हैं आपको, अगर आपको x की पावर n मींस जो यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर कांस्टेंट हो, ये ध्यान रखना, पावर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल है तो पावर आगे आ जाती है और x की पावर एक कम हो जाती है। ठीक है जी, ये था। सेकंड, अगर आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना हो, e की पावर x आ जाए तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो, अब देखो यहां था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहां क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो सेम ई की जगह ए आ जाता, तो इसमें थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि इसमें पहले ए की पावर एक्स आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि वेरी कांस्टेंट की पावर एक्स है और ए वहां पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये आपका लॉग फंक्शन के अंदर पुट करोगे। ठीक है, लॉग ऑफ ए ई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ए की पावर एक्स है उसको एच डी रखना है, लॉग जो है वो विद बेस ए आएगा और यहां ई आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे भी देख लो, चाहे आप यहां आप ई की पावर एक्स एच डी लिखा, लॉग ई और यहां ई ये दोनों सेम हो गए तो आपका आंसर 1 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपको डेरिवेटिव पूछूं लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स का, तो वो क्या हो जाता है 1/x, यहां एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो मॉडुलस लगा दिया मैंने। और डेरिवेटिव आपको पूछा जाए, यहां कुछ नहीं लगा तो ई है, वो भी सोच के चलना कि ई है, कुछ नहीं लगाओ, लेकिन अगर यहां पे ही बेस ए बदल दे तो उसका भी 1/x और एक्स्ट्रा क्या आ जाता है लॉग ऑफ ए ई, ये देख लो दोनों फैक्टर अलग है, ई की पावर एक्स में ये रिलेट कर रहे हैं दोनों और ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ठीक है जी। सिक्स्थ आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर आपको डेरिवेटिव साइन एक्स का है तो यहां क्या हो जाता है कोस ऑफ एक्स, अगर आपको कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है वो होता है
माइनस साइन ऑफ एक्स। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। फिर है कोटेकेन कोट एक्स, उसका होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब रह गया कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आपने याद रखने। इन फॉर्मूलेस के बिना आप आगे डेरिवेटिव के अंदर काम नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली ये यूज होते हैं। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट है यहां से ये माइनस वाले, जैसे कोट एक्स है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। और एक्चुअल में आप रिप्रेजेंट करो, देखो टेंजेंट है सीकेंट स्क्वायर एक्स आया, कोट है उसका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अगर एक्चुअल में आप इनकी आइडेंटिटीज की बात करोगे तो सीकेंट में और टेंजेंट में आइडेंटिटी बनती है, और इधर कोट में और कोसिकेंट में आइडेंटिटी बनती है। वैसे याद रख लो कि कोट का जो होगा वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, और यहाँ पे टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स है। वैसे ही अगर आप सीकेंट में देखो तो सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स है, तो सीकेंट और टेंजेंट के अंदर ही आइडेंटिटी है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट है तो कोसिकेंट और कोट में आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये माइनस वाले, इनके माइनस मत भूल जाना। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो ये सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे। अब आगे जितने भी टाइप्स के डेरिवेटिव, जैसे चेन रूल है, कोशेंट रूल है, उसमें सारा काम हम कर तो लेते हैं, लेकिन बीच में ये कहीं ना कहीं यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तो जो पहले मैंने डेरिवेटिव के 4 रूल लिखाए थे आपको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो कैसे हैंडल करते हैं, कांस्टेंट लगा हो तो कैसे हैंडल करते हैं, मल्टीप्लाई में हो और डिवीजन में हो तो कैसे हैंडल करते हैं। मेन जो मुद्दा है वो आपका कंपोजिशन का रहने वाला है, कि जब आपका जो फंक्शन है कंपोजिशन में आ जाए। जैसे देखो कि जो एफ है ना वो आपका यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एफ जो फंक्शन ऑफ यू है, और यू आगे आपका फंक्शन ऑफ, मान लेते हैं v है, और v आगे फंक्शन ऑफ x है। अब देखना कंपोजिशन का मीनिंग यहां क्या होगा। आपने क्या कहा? f फंक्शन ऑफ g, u फंक्शन ऑफ f ऑफ v, और v फंक्शन ऑफ x। अब देखो एक्चुअल में तुम ध्यान से देखोगे, ये f को मैंने ये y मान लो एक बार, y क्या है? y है g फंक्शन ऑफ h f h x। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिशन में काम हो रहा है कि पहले x पुट करोगे तो वो चेंज h में करेगा, h के अंदर जो चेंज आएगा वो f में करेगा, वो f में जो चेंज आएगा वो g में करेगा। जैसे यहां पे मैं आपसे पूछ लेता कि आप मेरे को ना dy अपॉन dx बताओ, यहां y जो है वो u का फंक्शन है, u आगे v का फंक्शन है, v आगे x का फंक्शन है। तो आप कहोगे y के अंदर डायरेक्टली आप चेंज नहीं बता सकते x के विद रिस्पेक्ट। क्यों? जो y है वो तो डायरेक्टली तो u के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो तुम क्या कहोगे? हम g का जो डेरिवेटिव है वो तो हम u से बता सकते हैं। ठीक है, और u के अंदर जो चेंज है वो आप विद रिस्पेक्ट टू v बता सकते हो। x अब बताइए v नहीं पहुंचे, अब v जो है उसके अंदर चेंज आएगा x के विद रिस्पेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? v का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहां सीखा क्या? सबसे पहले g का डेरिवेटिव होता है जो बाहर है, आउटसाइड जो है, उसका इसको फंक्शन मान के सेम आपने उसका डेरिवेटिव करना है, उसके अंदर यही रखना है वापिस। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट का f का डेरिवेटिव होगा, आगे चलता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू hx क्या था? v, तो विद रिस्पेक्ट टू v आया है। फिर लास्ट में बारी आएगी h के डेरिवेटिव की। h किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, तो ये v
एक्स। छोटे से एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे मान लो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए, ये आपको वाई दे दिया। अब आपको पता है कोस का डेरिवेटिव तो आपको आता है। सबसे पहले बाहर कौन लगा है? कोस। और अंदर फंक्शन की बात करूं तो अंदर स्क्वायर यूज हो रहा है, कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बाहर वाले फंक्शन का करो। तो बाहर फंक्शन है कोस, तो कोस का होता है माइनस साइन, अंदर क्या, ये एज इट इज लिखना होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बारी आएगी अंदर वाले की। अब अंदर जो फंक्शन काम कर रहा है, एफ जो काम कर रहा है, जैसे जी ये काम कर रहे थे, उसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर का तो 2 आगे आ जाता है पावर फॉर्मूले से, और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है जी, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, -2 साइन एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स भी। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोल देता कि साइन, उसके अंदर आपका कोस, और उसके अंदर आपका टेंजेंट एक्स। ये देखो, ये दिया जाए। अब आप कहोगे बाहर काम कर रहा है साइन, तो सबसे पहले साइन का करो, तो साइन का होगा कोस। अंदर कुछ चेंज नहीं करना, जो एज इट इज आ रहा है वही लिखो, कोस ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, ये आ गया। ठीक है, फिर बारी आएगी नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा, कोस। कोस का होता है माइनस साइन, जो इसके अंदर था उसको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, इनटू में अब कोस की बारी भी चलेगी। अब बारी आई टेंजेंट की, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, जो अंदर है वही डालना है एज इट इज एक्स स्क्वायर। देख लो चाहे साइन का डेरिवेटिव किया, साइन के अंदर एंगल था वही लिखा, फिर कोस की बारी आई, कोस के अंदर जो था वही लिखा और उसका डेरिवेटिव कर दिया। फिर टेंजेंट की बारी आई, तो टेंजेंट के अंदर सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव करने के बाद जो अंदर था वो लिखा एक्स। अब एक्स की बारी आई, एक्स का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा आपको फोकस ज्यादा करना है कि डेरिवेटिव निकालना हो कंपोजिशन के अंदर, वहां हम काम कैसे करते होते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां मैं बोलूं कि आपको y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आप क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो आप कहोगे बाहर जो फंक्शन काम कर रहा है उसकी पावर हाफ है, तो बाहर फंक्शन काम कौन कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो एक काम करो, इसको ऐसे देख लेते हैं कि u की पावर हाफ, जहां मैंने u को क्या पुट कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो y जो है, आपने इस पावर को u के ऊपर लगाया, तो u की पावर हाफ है, u आगे x में जा रहा है, तो आपसे डिमांड क्या की गई कि आप ना विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, विद रिस्पेक्ट टू x बताओ। तो आप कहोगे डायरेक्टली तो हम सोच नहीं सकते इधर से, पहले तो काम आधा पावर जो है 1/2 आ रही है, उसमें पावर फॉर्मूले का यूज होगा, इसमें तो u के विद रिस्पेक्ट चेंज हो सकता है। तो u के विद रिस्पेक्ट चेंज करोगे तो पावर फॉर्मूले से हाफ आगे आ गया और हाफ में से एक पावर कम होगी। ठीक है, फिर u के अंदर चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया, ये पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगी 2 √ u इंटू du/dx। u का विद रिस्पेक्ट टू x करो। अब देखो u जो है, इसमें आप देखना चाहते हो इसका डेरिवेटिव करें, तो ये दो फंक्शन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सम में आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सम में आए या सब्ट्रैक्शन में आए, उसका जो डेरिवेटिव है अलग अलग आपका हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अलग से ये मल्टीप्लाई में है सारा। तो ये 1/√u की वैल्यू वापस पुट कर दो। और यहां आप देखो एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया था कि अगर कोई फंक्शन आपका कांस्टेंट ही है तो उसके अंदर चेंज आएगा नहीं, चाहे आप फंक्शन की एक्स के अंदर कोई भी चेंज कर लो। एक्चुअल में ये जो आता है वो रेशियो करते क्या हो, फंक्शन के अंदर कुछ चेंज, x1 पुट किया, x2 पुट किया, तो उसके अंदर चेंज देख के नीचे x1 से x2 जब चेंज हुआ था, ऐसा देखते हो। अब देखो जब फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो fx1 लो चाहे x2 लो, कुछ मर्जी पुट कर लो, फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा ही सेम रहनी है क्योंकि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो ऊपर है वो हमेशा क्या बन जाएगा, 0 बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो, फंक्शन आपका कांस्टेंट हो, तो वहां पे जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब पावर वाला आ गया, तो 2 आगे x की पावर 1, तो ये ओवरऑल क्या आया 2x अपॉन
2 √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन को नहीं भूलना आपने। तो डेरिवेटिव के अंदर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जहां डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव को जस्ट ये मत सोचना कि डेरिवेटिव यहां पे आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है डेरिवेटिव करके दिखाओ, क्योंकि मैंने बताया कि डेरिवेटिव को आगे लिंक किया जाता है टेंजेंट और नॉर्मल के साथ स्लोप निकालने के लिए। तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि ये आपका कर्व है, वाई की वैल्यू है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप टेंजेंट निकालो, उसके ऊपर आप नॉर्मल निकालो। तो जब भी आप टेंजेंट निकालोगे, नॉर्मल निकालोगे, वहां आपको स्लोप की जरूरत पड़ती होती है। और वहां जब स्लोप की जरूरत पड़ेगी तो स्लोप आप फाइंड आउट कैसे करोगे? तो हम डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। अगर डेरिवेटिव आपको करना ही नहीं आएगा तो आप वहां से स्लोप निकाल नहीं पाओगे, आप टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन भी नहीं निकाल पाओगे। तो ये इस वे में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने सीखा कंपोजिशन में। दूसरा, कई बार क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाती है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि x जो है वो भी आगे t पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, और जो y है वो भी आपका t पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं, dy/dx, dy/dx। तो एक तो तरीका ये है कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है आपको उनकी कार्टेशियन फॉर्म याद है तो वहां से काम कर सकते हो। अदरवाइज फिर यहां पे हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या कैसे करोगे, dy/dx है तो उसके लिए हम बात करते हैं dy का विद रिस्पेक्ट टू t कर दो। अब देखो यहां तो y जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टोटल डेरिवेटिव आएगा। अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए x का विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आपका क्या आ जाता है, dy/dx आ जाता है। पैरामीट्रिक में एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो ये आपको पता है वैसे तो कि ये आपका सर्कल है, रेडियस r का पैरामीट्रिक फॉर्म है। आपको चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/d थीटा। अब यहां पे पैरामीटर थीटा है और नीचे dx/d थीटा। तो ये dy/d थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो तो a कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। अब वहां जो वेरिएबल x था ये मैं आपको पहले ही बता दिया था कि वेरिएबल जो है y और x जो जस्ट नोटेशन है, यहाँ y आपका डिपेंड किसी भी वेरिएबल पे कर सकता है, तो यहाँ पे y ओनली फंक्शन ऑफ थीटा है। तो डेरिवेटिव जो चेंज आएगा वो इसमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही आएगा, इसका हमें पता है कि cos थीटा होता है। डिवाइड बाय x में विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो a कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, a से a कैंसिल, तो ये क्या आ गया माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये तो हो गया थीटा की फॉर्म में, ठीक है जी। तो थीटा की फॉर्म में हो गया, लेकिन आपको एक्स वाई में चाहिए तो आप इसको दोबारा से इसको काटो मत। अगर इसको काटोगे नहीं तो a cos थीटा को क्या लिख सकते हो, a cos थीटा को आप वापस x लिख सकते हो और a sin थीटा को आप वापस y लिख सकते हो। तो यहां पे एक्चुअल में आपकी मर्जी है, अगर आप dy/dx को माइनस कोट थीटा इन द फॉर्म ऑफ थीटा देख सकते हो, अगर एक्स वाई में देखना चाहते हो तो वापस वैल्यू पुट कर देना, माइनस एक्स अपॉन वाई ही आएगा। इस तरह से हमें पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर काम करना पड़ता है, वहां पे भी डेरिवेटिव की बात आएगी। अब साथ में एक कंपोजिशन वाला भी है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कंपोजिशन वाला। बाकी तो फॉर्मूले बने हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होगे, कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन आया है बीच में कि अगर आपको y
साइन क्यूब ऑफ अंडर रूट एक्स। अब आप देखो यहां सबसे पहले एक्चुअल में इसको देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन अंडर रूट एक्स उसकी होल पावर 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो सबसे पहले जो भी फंक्शन लगा कंपोजिशन के अंदर उसमें सबसे पहले कौन लगा, तो तुम कहोगे पावर लगी हुई है, ठीक है, और नीचे वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है, पावर का काम करना है पहले। तो पावर में 3 आगे आ जाती है और जो भी है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, ठीक है जी। बाहर वाले का निपट गया, जब 3 है वो बाहर वाला था तो पावर का यूज क्या होगा 3 और एज इट इज पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है। फिर बारी किसकी आएगी 3 के बाद, सर पावर के बाद तो साइन लगा हुआ है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ रूट एक्स। कोस ऑफ रूट एक्स ये मैंने बताया था कि आपने टर्म बाइज टर्म चलना है, साइन का कर रहे हो तो अंदर वाली चेंज नहीं करना, तो साइन का क्या होगा कोस अंडर रूट एक्स। फिर बारी किसकी आएगी, सर इसकी पावर बाई आएगी, ये क्या एक्स की पावर हाफ है, तो अंदर बारी किसकी आनी है पावर की, तो पावर में तो सर पावर आगे आ गई और एक्स की पावर हाफ -1 होगी। पावर के बाद कौन बैठा है एक्स, अब एक्स की बारी आएगी तो एक्स का विद रिस्पेक्ट एक्स तो 1 हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल जो है प्रोडक्ट में लिखते जाना है, ये ध्यान रखना, ये काम चलेगा प्रोडक्ट में। तो कंपोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये देखो तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले बाहर वाला जो फंक्शन है उसका स्टार्टिंग करनी है बाहर आउटसाइड से, तो बाहर तो log लगा है, तो log के अंदर जो भी आ रहा होगा वो तो सर रेसिप्रोकल में चला जाता है, ठीक है बिल्कुल सही है, ये आ गया, ये हो गया बाहर वाले फंक्शन का। अब सर आगे चलो, आगे तो ये लगा हुआ जी, तो अब डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसको तो मल्टीप्लाई में रखो, 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा क्योंकि सब में मैंने फॉर्मूला बताया, तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ है, तो ये आपका x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में बैठा है बाहर, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो होगा पावर का, तो पावर का करोगे तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं पहले ही, क्योंकि हाफ नीचे आएगा, फिर इसी की जो पावर है वो 1 कम होएगी तो वो नीचे आके -1/2 है तो वो नीचे आ जाएगी, तो ये मैंने अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिख दिया। फिर बारी आएगी अंदर वाले की, अंदर वाले में करोगे तो ये सम है, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का क्या होगा बाय पावर फॉर्मूला 2x, ये ओवर होला 2 से 2 कट गया। अब यहां से x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में था, इसको आप करोगे तो ये आएगा x प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर नीचे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो सर नीचे एज इट इज पड़ा है प्रोडक्ट में था कट गया, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आया 1 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो कंपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट, यूज कहां होगा आगे, मैक्सिमा है मिनिमा है निकालने में, तो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए पहले डेरिवेटिव निकालने के अंदर ही, ठीक है जी। तो ये कंपोजिशन और पैरामीट्री के अंदर काम इजी हो जाता है। तो ये फॉर्मूलाज थे डेरिवेटिव के लिए। अब देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, सारे फॉर्मूले वही हैं, सारे फॉर्मूले वही हैं, तो अब थोड़ा सा काम हम पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या चेंज आता है और आपका डेरिवेटिव के अंदर क्या चेंज आता है। स्पेशली जैसे मान लो
y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई आई, y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, यानी कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे डिमांड की जा रही है कि dy अपॉन dx बताओ क्या आएगा, dy अपॉन dx बताओ क्या आएगा। तो यहां पे y आप अलग नहीं कर पा रहे, यहां हो रहा है, हो जाएगा। तो एक्चुअल में dy अपॉन dx जब निकालना है तो यहां पे y इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहां z इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ। पहली बात तो अगर मैं एक तो यहां ये लिखता था y इज इक्वल टू, ये बताओ, एक मैं लिख देता कि जो फंक्शन है एक्स वाई का, फंक्शन जो है एक्स वाई का, वो आपका कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस चीज को समझना है। यहां पे ये नहीं बोला जा रहा कि जो फंक्शन है, यहां फंक्शन तो वाई है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस इसको मिला के यहां ऐसे लिख दिया। और एक यहां बोला जा रहा है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि एक्स और वाई दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसके अंदर जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, यानी कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, जबकि यहां जो है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेरिएबल का कंसेप्ट कैसे यहां पे काम करने वाला है। ठीक है, तो यहां पे डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, कहोगे दोनों साइड डेरिवेटिव करो, तो dy अपॉन dx, इधर तो y है, y के अंदर चेंज तो विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। सर अब राइट साइड में आप जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आप कहोगे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है जी, अब यहां क्या कहोगे, ये तो dy अपॉन dx है, जब डेरिवेटिव करोगे इसका तो ये तो कंपोजिशन में आ रहा है सर, बाहर कोई कोस बैठा है, अंदर कोई अनदर फंक्शन है। तो पहले तो कोस का करो, कोस का तो सर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता है, इनटू में फिर अंदर जाओ, अंदर तो सर ये है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये सारा काम मल्टीप्लाई में होता है, ये ध्यान रखना, कहीं ऐड कर दो तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये करोगे तो प्लस में अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका dy अपॉन dx हो जाएगा। ये जी, अब dy अपॉन dx कैसे निकालें, मैं कहूंगा dy अपॉन dx की एक टर्म यहां है, एक dy अपॉन dx की टर्म यहां है, तो दोनों साइड क्या कर लो, दोनों साइड क्या करो, एक साथ कर लो dy अपॉन dx को। तो dy अपॉन dx को इधर लेके आओगे उधर से, तो एक टर्म ये आने वाली है, यहां लिख देता हूं मैं, साइन इधर माइनस का था प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, और उधर राइट साइड में क्या बच जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बच जाएगा। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और उधर बच गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस, इधर ले जाओ इसको, एक बार ये करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब देखते हैं इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां मैंने लिखा y इज इक्वल टू, और यहां मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की डिमांड की, जो आपको पहले ही बता दिया गया कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहां जब बोला गया कि एफ एक्स वाई है, यानी कि ये फंक्शन है जिसके अंदर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, यानी कि अब आपको ये जो है वो दो वेरिएबल में फंक्शन आपका हो चुका है। अगर दो वेरिएबल में फंक्शन हो चुका है तो इसके अंदर जो चेंज होंगे वो टोटल नहीं रहेंगे। तो देखो फॉर्मूले सारे वही हैं एज इट इज, तो आप क्या कहोगे, आप ना मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ। तो ये मैंने बताया था कि जो टोटल डेरिवेटिव है वो पार्शियल में चेंज होता है, डेल्टा से इसकी नोटेशन बदल जाती है। अब जेड के अंदर आप चेंज देखना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो काम तो वही है कि ये जो है इसका तो बाहर वाला है उसका तो करो पहले, तो बाहर वाले का तो वही रखेगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है जी, कर लिया, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, क्योंकि इसका जो मेन है इसमें जो चेंज है उसका तो माइनस साइन वो एज एंगल होता है। अब पता चलेगा इसको कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो अब आप कहोगे
कि ये जो अंदर वाला है, क्योंकि मैं काम कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले मैंने किया कोस का, तो कोस का हो गया माइनस साइन एज इट इज एंगल। अब जो मल्टीप्लाई में अब बारी किसकी आई, अंदर वाले फंक्शन की, उसका आप चेंज करोगे एक्स स्क्र प्लस वाई में, तो यहां पे माइनस साइन एक्स स्क्र प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में है, अंदर क्या होगा। अब देखो जिस तरह से टोटल डेरिवेटिव सम पे अलग अलग हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी हो जाते हैं, सिमिलरली सारा सारा काम वैसा ही लगेगा। मल्टीप्लिकेशन वाला भी वही है, कोशेंट वाला भी वही है, बस वहां पे जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब तुम क्या कहोगे सर, y और यहां x दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे। अगर मान लो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो इसमें तो चेंज देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये तो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x डिपेंड कर रहा है, तो इसका तो क्या हो जाएगा पावर फॉर्मूले से प्लस। सर इसमें आप ये बोल रहे हो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, फिर ऐसा ही दिखेगा। अब आप कहोगे जब दो वेरिएबल के अंदर फंक्शन होता है तो एक्स और वाई क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, डिपेंड ही नहीं करते तो एक दूसरे की वजह से चेंज आया ही नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये हुआ कि जब आप x के विद रिस्पेक्ट चेंज कर रहे थे तो जो y था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y तो फिक्स रहेगा, मींस y वहां क्या था, कांस्टेंट था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है, कोई मतलब ही नहीं उसका करने का। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो जो दूसरा वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है, ये हाथ मैंने y ले रखा है तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, बाकी सारा काम वैसे ही है, ठीक है। अगर आपने t वेरिएबल ले रखा है तो t को एज इट इज रखना है, कांस्टेंट रखना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा सारा सारा। यहां समझ में आया। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया, माइनस टू साइन एक्स स्क्र प्लस वाई, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देखो कि इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो काम तो वही है। सर पहले तो कोस फंक्शन लगा हुआ है तो उसका तो माइनस साइन, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। फिर सर मल्टीप्लाई में जहां आप करते थे इसका डेरिवेटिव वो मैं पार्शियल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्र प्लस वाई। अब आप क्या कहोगे, माइनस साइन एक्स स्क्र प्लस वाई। सर अब ये मल्टीप्लाई में है, ये अंदर जाएगा, तो चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो चाहे टोटल डेरिवेटिव, सम के ऊपर तो अलग अलग होते ही हैं। अब आप क्या कहोगे, सर एक्स स्क्वायर है, फंक्शन किसका है, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं कहूंगा जीरो, कोई मतलब ही नहीं, क्यों, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो जो एक्स आया होगा फंक्शन होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो उसके अंदर चेंज क्या है, जीरो प्लस, ये तो वाई है जी, वाई मतलब इसमें प्रेजेंट है, तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज जैसे करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स वाला काम, एक्स वाली पावर्स थी वो विद रिस्पेक्ट टू करे तो सेम ही होता है, तो वाई की पावर वन है तो वन ही आ जाएगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि एक टोटल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में किस तरह का रिलेशन है। वहां पे आपको फंक्शन इन टू वेरिएबल्स बोला जाएगा, ये ध्यान रखना, फंक्शन इन टू वेरिएबल। तो एक आधा एग्जांपल और करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशल मेंशन भी है। जैसे आपको बोला जाएगा जेड इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र,
u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां से आप देख सकते हो, देखो अगर ये दो वेरिएबल में फंक्शन ना होता तो यहां कुछ x या y में से ही आता, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, z को इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है, यहाँ u को इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है, यहाँ भी u को इनकी फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो आप देखो z जो है यहाँ दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, x और y से। यहाँ भी z u किस पे डिपेंड कर रहा है, दो फंक्शंस पे, x y पे। इसी तरह से यहां जो u है वो आपका तीन पे डिपेंड कर गया, x y z, x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है। तो यहां पे जो कंसेप्ट आएगा, आप कहोगे z का विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो तुम कहोगे काम तो वही करना है, पहले z को लिख लो सही से। ये तो जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, उसकी पावर है -12। तो पहले फंक्शन के अंदर वैसे वहां देखते थे वैसे ही कि पहले सबसे बाहर फंक्शन कौन लगा हुआ है, पावर वाला लगा हुआ जी। तो पावर में क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है और नीचे जो भी है उसकी एक पावर कम कर देते हो। ठीक है जी, बाहर वाले का तो कर दिया, अब करो अंदर वाले का। अब अंदर ये है, अब जब अंदर जाओगे तो आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां बाहर क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का। तो ये आपका -12, सर इसको नीचे ले आते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। जब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सम या सब्ट्रैक्शन में अंदर चला जाता है, तो एक्स स्क्वेयर का तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y वाली जितनी भी टर्म्स होंगी, y वाले जो फंक्शंस होंगे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो, विद रिस्पेक्ट टू y हो, किसी की वेरिएबल के हो, वो 0 आ जाता है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया, -2x अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 3/2। ठीक है, अब ऐसे ही मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई भी बोल सकता था, तो उसमें क्या चेंज आता, पावर का तो वैसे ही करते, यही करते सारा। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई यहां करते तो यहां आप क्या कर देते विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब ये विद रिस्पेक्ट टू वाई आता तो अब की बार एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 हो जाता और इसका डेरिवेटिव 2y हो जाता। तो यानी कि यहां x की जगह y आता, यहां x की जगह y आ जाता। तो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अब यहां आ जाओ, अब आपको u का पार्शियल, अब इसमें टोटल डेरिवेटिव मत लिख देना कि आप u का विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख सकते, ये तब लिखते हैं जब u आपका ओनली डिपेंड कर रहा हो एक ही वेरिएबल के ऊपर। तो यहां पार्शियलिटी हो चुकी है, log जो है सॉरी u जो है वो x और y दो पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे u विद रिस्पेक्ट टू x और u विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। तो u विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो सबसे पहले इसमें देखो बाहर फंक्शन कौन लगा हुआ है, log, तो सबसे पहले log का होगा, तो log का तो जी जो भी log के अंदर है उसको रेसिप्रोकल करके नीचे लिख देते हो। फिर आपको बताएगा कि आप पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो किसका करोगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का। इसी तरह से यहां विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते तो बाहर तो यही आता और अंदर अब की बार यहां y के विद रिस्पेक्ट होगा, तो ये आपका डेरिवेटिव अंदर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x वाली टर्म्स तो है उसका तो आ जाएगा 2x, y वाली कांस्टेंट है तो 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिनोमिनेटर में था, सेम यहां भी इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है उसका तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर वाले का क्या आ जाएगा 2y और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारा काम चलता है पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर। अब यहां जो अब तीन वेरिएबल की बात हो रही है कि आपको u जो है वो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सर अब काम कैसे करेंगे, चलो दो वेरिएबल में समझ में आता है कि एक का डेरिवेटिव कर रहे हो पार्शियल, दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं, जितने मर्जी वेरिएबल हो जाएं 3 4 5, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर जब आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है जी, तो यहां पे देखो x y z तीन वेरिएबल्स हैं, तो मैं अगर आपसे डिमांड करूं कि आप ना मेरे को u का विद रिस्पेक्ट टू z बताओ, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जेड से बताओ पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप इसको देखो u का विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है तो पहले फंक्शन जो लगा उसका काम तो करना पड़ेगा,
तो पहले तो आएगा 1 अपॉन ये जितना भी है रेसिप्रोकल में आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब बारी है विद रिस्पेक्ट टू जेड करने की। अब आगे फंक्शन कौन है सर, ये है, लिख दो इसको, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो बाहर ये तो प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy। अब जब ये जेड है डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये सम में है, ये अलग अलग हो जाएगा सारा। तो तुम क्या कहोगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं कहूंगा 0। क्यों? क्योंकि जो विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो, एक्स वाली टर्म हो चाहे वाई वाली टर्म हो, जहां जहां वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो यहां तो सिर्फ एक्स वाली टर्म थी, तो ये 0 है, नो सॉरी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी 0। लेकिन यहां जेड की पावर क्यूब है, इसका आप विद रिस्पेक्ट टू जेड कर सकते हो एज इट इज फॉर्मूले से, जैसे वहां फॉर्मूला ट्रीट होता था। तो जेड क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगेगा। अब यहां से 3 सर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आएगा। सर एक्स भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। वाई भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ जेड का होगा। सर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड तो 1 ही होता है। तो ये क्या आया, 3z² माइनस 3xy डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से हमें हैंडल करना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी लिख रहे हो, सारा एज इट इज काम कर रहे हो। सारा जो यहाँ पे मसला है वो फॉर्मूलोज का है। फॉर्मूले जितने आपने टोटल डेरिवेटिव में किए हैं, वही फॉर्मूले यहाँ भी अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर जो एक साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, तो एक के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बाकी को आपने वहां पे क्या करना होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होता है। बाकी फॉर्मूले वाले सारे के सारे वही है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो ज्यादा बन रहे हैं आपके पॉलिटेक्निकल लेक्चरर स्क्रीनिंग के टेस्ट में, वो ज्यादा इसी से रिलेटेड होता है कि वहां से आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव पूछे जा रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछे जा रहे हैं, और कुछ थ्योरम है इससे रिलेटेड, वो भी काम हम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हम पार्शियल डेरिवेटिव शुरू कर चुके हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात होती है उनको टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे जिसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि y का एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो एक बार डेरिवेटिव का मतलब dy/dx। अगर मैं कहूं इसका 2 बार डेरिवेटिव करो, 2 बार का मतलब पहले एक बार करोगे, फिर 2 बार, दूसरी बार एक और कर दोगे, यानी कि डेरिवेटिव जो हुआ है उसका एक बार और डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाता है। फिर मैं कहूंगा एक बार और कर दो, 3 बार करो, तो पहले 2 बार किया होगा, फिर तीसरी बार, यानी कि जो 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है उसका एक बार और कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से चलता जाता है। तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कि पहले आप डेरिवेटिव y का है वो 1 से स्टार्ट करोगे, फिर 1 के बाद 2 बार कर सकते हो, फिर जो 2 बार हो गया उसका एक बार और करोगे, 3 बार हो जाएगा। इस तरह से सक्सेसिव प्रोग्रेस काम करते होते हो। डायरेक्टली नहीं आपकी 3 बार डेरिवेटिव डायरेक्ट बता दो, आपको 1 डेरिवेटिव और 2 बार डेरिवेटिव से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। तो सर वहां क्या होगा, अब यहां तो ठीक है टोटल डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते रहेंगे, क्योंकि y है, y के अंदर x है। तो आप ये जो dy/dx होगा, इसमें वेरिएबल चेंज थोड़ी होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा, टोटल डेरिवेटिव रहने वाला है। ठीक है, लेकिन पार्शियल के अंदर ये ना एक अलग हो जाता है बिल्कुल ही। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कंपैरिजन से। स्टार्ट आपका नेक्स्ट में ही होगा, थोड़ा सा यहां रिलेट कर लेते हैं चीजों को। देखो y अगर फंक्शन ऑफ x है, तो यहां से आप dy/dx 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव,
n बार डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन जब आपका जो फंक्शन है वो x और y के ऊपर डिपेंड कर गया, तो सर एक बार डेरिवेटिव जो यहां सिर्फ एक बार ऐसे दिखता था, वहीं पे अब एक बार जो डेरिवेटिव था उसकी जगह दो ने ले ली कि z का विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो, z का विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो, ठीक है जी। मीन जहां जो एक दिखता था वहां भी ये दो दिखने लगे, क्यों? यहां तो टोटल था, एक पे डिपेंड कर रहा था, एक के विद रिस्पेक्ट पार्शियलिटी आई नहीं, यहां पार्शियलिटी आ गई, यानी कि जो एक ऑर्डर था एक बार डेरिवेटिव है उसकी दो टर्म आ गई, ठीक है जी। अब जब आप सेकंड डेरिवेटिव की बात करोगे, सेकंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो आप क्या कहोगे? जिस तरह से सेकंड डेरिवेटिव पे सर यहां गए थे, इसी पहले जो है उसी का डेरिवेटिव किया है, लेकिन यहां जो पहला है वो तो ये है, तो तुम्हारे पास फर्स्ट वाली जो चॉइस है उसकी दो है, और उनको डेरिवेटिव करने की भी आगे दो है। सर पहली बार डेरिवेटिव ये है, और मेरे पास छूट है कि मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकता हूं, मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकता हूं, ठीक है जी। एक दो ये तो हो गया, अब तीसरा तो वेरिएबल है नहीं, इधर एक्स लिखो, एक्स 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 एक्स, पहले मैंने ये उठाया, ठीक है। और चॉइस क्या है इसकी कि अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि एक बार तो ये रहा, अब दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे सर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं और इसका हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, जो यहां ऐसा नहीं था। यहां तो जो एक बार पढ़ा था एक ही टर्म थी, दूसरी बार डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन जब यहां दूसरी बार डेरिवेटिव के पास जाओगे तो आपके पास पहले से दो टर्म प्रेजेंट है, और जो पहले से दो टर्म प्रेजेंट है वन डेरिवेटिव ही, उनके पास भी दो दो पॉसिबिलिटी है कि उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा वैसे ही, यहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार हो गया तो दो बार, यहां तुम कहोगे पहले आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है फिर वाई हुआ है, तो इसको आप लिखोगे यहां पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फिर एक्स फिर डेल स्क्वायर दोनों बारी वाई हो गया। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव जो है पार्शियल के अंदर चार टर्म्स आ रही हैं, यानी कि एक्चुअल में जो है वो दो को पार्टीशन की गई है, कैसे? टू है, टू को मैं वन वन में तोड़ सकता हूं। अब देखो टू का मतलब जो सेकंड बार डेरिवेटिव करना था वो एक के विद रिस्पेक्ट कर दो या एक एक का कर दो, देखो यहां टू है तो दोनों के दोनों पार्टीशन नहीं की, टू है, यहां टू है, यहां भी टू है, एक केस ये बन गया। वन वन भी कर सकते हो, वन वन भी कर सकते हो, एक वाई को दे दो एक एक्स दे दो, यानी कि आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना था, आपके पास चॉइस है कि वो दो जो डेरिवेटिव में आएगा उसको आप अलग अलग करके एक एक बांट भी सकते हो। देखो बांट दिया, पहले वाई से कर दिया फिर एक्स से, पहले एक्स से कर दिया फिर वाई से, यहां दोनों के दोनों वाई वाले को दे दो या दोनों के दोनों विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को दे दो। तो वैसे ही क्यूब में जाओगे तो आप कहोगे सर जेड का क्यूब तीन बार डेरिवेटिव करना, तीनों ही आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सर तीन बार डेरिवेटिव करो बट इसको ना दो बार कर दो, एक बार वाई वाले से कर देना, ठीक है। फिर मैं कहूंगा सर इसको तो तीन बार डेरिवेटिव ही करो, ये एक्स तीन बार यही कर दिया था, इसको दो बार, अब की बार सर एक बार कर दो, तो दो बार किसको करना पड़ेगा? वाई वाले को। फिर तीनों के तीनों बार किससे कर दो? वाई क्यूब से कर दो। और कोई पॉसिबिलिटी बचेगी? अब तीन की पार्टीशन करोगे, थ्री टू वन 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 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ठीक है तीन है टू वन है, और तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव है, तीन बार करना है तो दो एक इससे सेपरेट कर सकते हो या एक दो कर सकते हो, यही पॉसिबिलिटी है। तो तीनों एक जैसा ही, तीन बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो या तीन बार ये कर दो, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, एक के विद रिस्पेक्ट दो बार किया है दूसरा एक बचेगा, इसका एक्स, जैसे यहां एक्स का दो बार कर दिया तो वाई एक बार ही आएगा, वाई का दो बार कर दिया तो एक्स एक बार ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टर्म्स की जो पॉसिबिलिटीज आती रहने वाली हैं यहाँ पे, तीनों बार, चार बार, दो बार, इस तरह से तीन बार डेरिवेटिव
इस तरह से टूटने वाला है। तो यही मैंने समझाना था कि यहाँ पे जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब अगर आपको उसके हायर डेरिवेटिव करने हैं तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके ही जाना पड़ेगा। डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली बता दो, ठीक है। तो ये था पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।